एक भाषा जिसे आप जानते तो हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि शायद आपकी संपत्ति दांव पे हो सकती है, कोई और मसला हो सकता है, या कहें ज़िंदगी भी दांव पे हो सकती है। आइए आज आपको कुछ पढ़वाते हैं। However, accepting the fullest aforesaid right expostulation ये मात्र 124 शब्द हैं हिमाचल हाई कोर्ट के जजमेंट के, जिन्हें आम आदमी तो छोड़िए, एक लॉयर के लिए भी समझ पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन एक तरीका है जिससे ये पता चल जाता है कि ये कितने मुश्किल हैं। फ्लैश किनकेट टेस्ट। जब इस जजमेंट को फ्लैश किनकेट टेस्ट में डाला गया तब टू कॉम्प्लिकेटेड निकल के आया। इसका मतलब साफ है कि ये बेहद मुश्किल लैंग्वेज है। अब सवाल उठता है कि हमारी लीगल लैंग्वेज इतनी मुश्किल क्यों है? क्या इससे इजी बनाया जा सकता है? और दूसरा, हमारे जजमेंट इतने लेंथी क्यों होते हैं? जैसे शुरू में हमारी कोर्ट लंबे जजमेंट दिया करती थी, जैसे केशवानंद भारती में 700 पेज का जजमेंट है, एसपी गुप्ता के जजमेंट में 830 पेज का जजमेंट है, लगभग इतना। लेकिन अब जजमेंट और लंबे होने लगे हैं, जैसे एनजेएसी का जजमेंट 1042 पेज का, पुट्टा स्वामी का जजमेंट 1448 पेज का, लगभग इतना जजमेंट। कौन पढ़ेगा इन जजमेंट को? जबकि ब्रेक्जिट का जजमेंट, जिसमें यूके यूरोप से अलग होता है, मात्र 25 पेज का जजमेंट है। यूएस सुप्रीम कोर्ट का होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर दिया गया जजमेंट मात्र 50 पेज का जजमेंट है। सेम होमोसेक्सुअलिटी पर दिया गया भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 500 पेज से भी ऊपर का जाता है। अगर टफ लैंग्वेज को देखा जाए तो इसकी शुरुआत इसाक पिटमैन से शुरू होती है, जिन्होंने शॉर्ट हैंड राइटिंग को इजाद किया। इनके अनुसार लोग जैसे बोलते हैं वैसे लिखते नहीं, जैसे लिखते हैं वैसे बोलते नहीं, और स्पीकिंग और डिक्टेशन के समय कम से कम तवज्जो दी जाती है पंचुएशन पर, यानी कि कॉमा फुल स्टॉप पर, जिसकी वजह से लैंग्वेज मुश्किल होने लगती है। ये काम करते हैं कोर्ट के स्टेनोग्राफर। वैसे कोर्टों के पास, यानी कि जजों के पास, अपने कोर्ट रिपोर्टर भी होते हैं, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग को फॉलो करते हैं, उनके जजमेंट्स पे नज़र बनाए रखते हैं। लेकिन 1829 से 1833 के समय चार्ल्स डिकेंस, जो कि मशहूर नॉवलिस्ट रहे हैं, ओल्ड बेली इंग्लैंड की कोर्ट में इस समय स्टेनोग्राफर्स को हटाना शुरू किया गया और सिर्फ कोर्ट रिपोर्टर्स को लाना शुरू किया गया। और ये वो समय था जब इंग्लैंड के कोर्ट पूरी तरीके से कोर्ट रिपोर्टर पर फॉलो हो गए, स्टेनोग्राफर हटा दिए गए। शुरुआत में जजेस को दिक्कत ज़रूर हुई, लेकिन बाद में आसानी होती गई, जिस कारण भाषा सरल होती गई और जजमेंट छोटे होते गए। अब सवाल है कि इतने लंबे जजमेंट पढ़ता कौन है? देखिए, वो समय गया जब लोग लाइब्रेरी में घंटों बिताया करते थे। आज के समय में हर शख्स को ज़रूरत है शॉर्ट प्रिसाइज जजमेंट की, चाहे वो लॉयर हों, जजेस हों, स्टूडेंट्स हों, प्रोफेसर हों। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो एक जजमेंट में इतना समय निकाल पाएगा। इससे उनके एकेडमिक डाइट पे भी फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, जितना मैटर ज़्यादा होगा उसका इंटरप्रिटेशन उतना ही वास्ट होता जाएगा। कई मतलब निकाले जा सकते हैं और उसमें समय की भी ज़्यादा बर्बादी होती है, जिस कारण उस जजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव भटक जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या जजमेंट प्रिसाइज शॉर्ट हो सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने अजीत मोहन वर्सेस लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में बताया कि जजमेंट क्लियर और शॉर्ट होने चाहिए, ताकि लिटिगेंट को समझ आ सके, ना कि लॉयर के माध्यम से उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जस्टिस एच.आर. खन्ना ने तो यहाँ तक कहा कि जजों को लीगल स्कॉलर नहीं बनना चाहिए, कि वो थीसिस लिख रहे हैं। सिंपल साधारण भाषा में जजमेंट आना चाहिए। विवेक देबरॉय लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए भी हाई कोर्ट के जजमेंट को पढ़ पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, जैसे कि ये जजमेंट है। इस समस्या का निवारण हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाए, डिक्टेशंस के सॉफ्टवेयर को लाया जाए, वेल पेड कोर्ट रिपोर्टर्स को लाया जाए, स्टेनोग्राफर्स को अलग किया जाए। थोड़ी सी नौकरियां कम ज़रूर होंगी। इस माध्यम से एक बेहतरी की तरफ जाया जाए, तब जाके एक आम जजमेंट निकल सकता है, मिल सकता है, जो हम जैसे लोग फॉलो कर सकें, जिनका लीगल बैकग्राउंड से इतना वास्ता नहीं है, ताकि उसका इंटरप्रिटेशन करने में आसानी रहे और उसका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो सके। और क्या पता आने वाले समय में कोई चार्ल्स डिकेंस जैसा महान नॉवेलिस्ट निकल सके।
क्या पता। लेकिन जब तक जजमेंट को समझने की कोशिश की जा सकती है